अब सादर आमंत्रित करते हुए उद्बोधन के लिए समग्र गवर्नेंस के संस्थापक एवं सीईओ के रूप में श्री गौरव गोयल जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और विषय FLN और निपुण भारत उत्तर प्रदेश का 4 वर्ष का सफर। जोरदार तालियां श्री गौरव गोयल। मंच पे विराजमान और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी जो प्रस्तुति है उसका उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए को निपुण बनाने का जो बुनियादी शिक्षा में निपुण बनाने का जो प्रयास चल रहा है पिछले 3.5-4 वर्ष से, उसकी जो एक रूपरेखा है उसको संक्षेप में आपके आगे रखूंगा। तो शुरुआत करते हैं। ये पूरी यात्रा शुरू हुई मार्च 2020 में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में ही सभी अधिकारियों के समक्ष और सभी अध्यापकों के समक्ष ये शपथ ली कि एक समयबद्ध तरीके से हम अपने सभी प्राथमिक सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनको बुनियादी शिक्षा में निपुण बनाएंगे। आप में से काफी लोग सभागार में बैठे हैं, शिक्षा नीति भी साक्षी रहे होंगे। तब कोई नई शिक्षा नीति नहीं थी, लेकिन 2020 में ही बाद में भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति का अनावरण हुआ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, जो भारत का जो भविष्य है उसको एक प्रकार से आकार देने की क्षमता रखता है। तो नई शिक्षा नीति का सब ओर से समर्थन हुआ और इसमें जो मूल बात है, जो केंद्र बिंदु है नई शिक्षा नीति का, वो है बुनियादी शिक्षा। नई शिक्षा नीति यहाँ तक कहती है अगर कक्षा 3 तक हम अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा में निपुण ना बना पाए तो शिक्षा नीति में जो बाकी सब लिखा है उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। उसी के चलते 2021 में भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निपुण भारत मिशन का एक बीड़ा उठाया गया, जिसका उद्देश्य यह है कि पूरे भारतवर्ष में कक्षा 3 तक आते कक्षा 3 के अंत तक हम सभी विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा में निपुण बनाएं। उसी के चलते जो उत्तर प्रदेश में पहल चल रही थी पहले, जिसका पहले नाम था मिशन प्रेरणा, उसको फिर निपुण भारत के साथ जोड़ के उसका नाम निपुण भारत किया गया। और अब मैं आपको बताऊंगा जो तब से लेकर अब तक 2021 से अब तक, क्या कह सकते हैं, जब कोविड महामारी के बाद स्कूल हमारे वापस खुले तब से लेकर अब तक किस रूपरेखा के तहत निपुण भारत में काम हो रहा है। इसके 5 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है लक्ष्य की स्पष्टता। हमारा उद्देश्य क्या है, तो उसके चलते जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, प्रत्येक कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के अंत तक भाषा में और गणित में कौन सी वो दक्षता है जो विद्यार्थी को आनी चाहिए, उसको एक सरल भाषा में निपुण लक्ष्य में लिखा गया है। और ये निपुण लक्ष्य हर स्तर पर, जिले जनपद के स्तर पर, खंड के स्तर पर, विद्यालय के स्तर पर, हर कक्षा में और हर अध्यापक तक ये पहुंचा है। जैसे धीर जी भी पहले बोल रहे थे, ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं उपलब्धि है कि प्रत्येक व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश में जानता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अब हमें लक्ष्य स्पष्ट है, उसके बाद लक्ष्य तक पहुंचने की व्यवस्था, इसके अंदर 3 चीजें करी गई। सबसे पहले जैसे चर्चा हुई, शिक्षण सामग्री, शोध के आधार पर विशेषज्ञों के सहयोग से और पूरे बेसिक शिक्षा विभाग के प्रयास से शिक्षण सामग्री की तैयारी करी गई, जिसके अंदर संघर्षिका है जो टीचर गाइड का काम करती है, जिसके अंदर कार्य पुस्तिका है बच्चों के लिए जो वर्कबुक है, गणित के किट है जिससे खेल में बच्चे गणित सीख सकते हैं, पोस्टर्स हैं जो कक्षा में लगते हैं जिसके आधार पर पढ़ाई हो सकती है। तो अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री तैयार की गई और उसको प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक कक्षा तक, प्रत्येक अध्यापक तक, बच्चे तक पहुंचाया गया। और इसी शिक्षण सामग्री को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसके आधार पर कक्षा में पढ़ाई करनी है, उसके लिए सभी अध्यापकों का पूरे राज्य में प्रशिक्षण हुआ, जो बाद में दीक्षा ऐप के माध्यम से भी एक निरंतर तौर पर चला। और साथ में इसमें हमने उत्तर प्रदेश में एक, जो आप काफी याद यहाँ पे मौजूद है, एक मेंटरिंग काडर को तैयार किया गया। ये कोविड के टाइम काम पूरा हो गया था,
जिसके तहत आज हमारे पास 4000 के करीब मेंटर्स हैं जो प्रत्येक दिन एक स्कूल या 2 स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि शिक्षण सामग्री किस प्रकार से कक्षा में उसका उपयोग हो रहा है, क्या उसमें और सुधार हो सकता है, और टीचर्स को फीडबैक देते हैं। अगर मैं केवल पिछले मास मई के आंकड़ों की बात करूं तो 1 लाख से अधिक स्कूल हमारे जो है मेंटर्स ने, और काफी मेंटर्स यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने जो है विजिट करे और देखा और अपने शिक्षकों को फीडबैक दिया कि कैसे शिक्षण प्रणाली चल सकती है। तो ये है कि कैसे हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण और मेंटरिंग, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, सपोर्टिव सुपरविजन, ये 3 चीजें। ये दूसरा बिंदु है अपनी रूपरेखा का। तीसरा बिंदु है कि आप कैसे ये पता लगाएंगे कि कोई विद्यार्थी निपुण है या नहीं है। तो सभी अध्यापकों और सभी अध्यापकों को और सभी अपने मेंटर्स को एक निपुण लक्ष्य ऐप के तौर पे एक छोटा सा तंत्र दिया गया, एक छोटा सा टूल दिया गया, जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक विद्यार्थी निपुण है या नहीं, और अगर नहीं है तो कितना दूर है निपुण लक्ष्य से। तो जैसे हम थर्मोमीटर से अपने शरीर का तापमान नापते हैं, उसी प्रकार से हम एक निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से जान सकते हैं कि कोई विद्यार्थी निपुण है या नहीं है। तो ये जो है ये तीसरा बिंदु उस रूपरेखा का, और ये सब बात सब तक पहुंचे इसके लिए काफी प्रयास शिक्षा विभाग की ओर से हुआ, जहाँ पर जो है 33 मंडलीय गोष्ठी अभी तक हो चुकी है। हर जनपद में जो है कार्यशाला, वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, शिक्षक संपर्क की बैठक हो चुकी है। ये सारा काम जो है अभी पूरा है। और ये तीनों बिंदु जो मैंने कहा है, लक्ष्य की स्पष्टता, लक्ष्य तक पहुंचने की व्यवस्था और निपुण है या नहीं ये जानने के लिए तंत्र, ये सबके हाथ में हाथ उपलब्ध है। चौथा जो बिंदु है रूपरेखा का, वो है प्रोत्साहन और सम्मान। अगर कोई शिक्षक, अगर कोई विद्यालय अपनी मेहनत से अपने सभी विद्यार्थियों को निपुण बनाता है तो उसे निपुण विद्यालय कहा जाए और उसके लिए प्रोत्साहन मिले, सम्मान मिले। इस कड़ी की शुरुआत अब हो चुकी है। अभी पिछले 2-3 महीनों में डाइट स्टूडेंट्स के सहयोग से और एक ऐप के माध्यम से 1 लाख से अधिक विद्यालयों में ये आंकलन हुआ है कि कितने बच्चे निपुण हैं और कितने विद्यालय निपुण हैं। उससे मोटा मोटा एक निकल कर आया है कि आज की स्थिति में 4500 हमारे विद्यालय ऐसे हैं जो नियर निपुण, जहाँ पे 80% से अधिक विद्यार्थी जो हैं वो निपुण हैं। ऐसे 4500 विद्यालय हैं। इन सभी का सम्मान किया जाएगा और आगे जाके इस सत्र में ही, इस अकादमिक सत्र में ही आगे जाके योजना है कि जैसे जैसे विद्यालय निपुण होते जाते हैं वो अपने आप को नॉमिनेट करेंगे, वहाँ पे आके आंकलन होगा और अगर पाया जाता है कि विद्यालय निपुण है तो उनका सम्मान होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ये चौथा बिंदु है सम्मान प्रोत्साहन का। और अंतिम बिंदु रूपरेखा का, हमें अब लक्ष्य की स्पष्टता है, हमें पता है लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, हमारे पास एक यंत्र है जिससे हम जान सकते हैं बच्चा निपुण है या नहीं, और एक सम्मान और प्रोत्साहन का एक जरिया। उसके बाद इस सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो है तैयार करी गई है, जिसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहला है एक डैशबोर्ड, एंड इसमें जितनी भी निपुण से रिलेटेड डेटा है हर तरह से वो इस डैशबोर्ड में अवेलेबल है। कोई भी अधिकारी जिले के स्तर पर, जनपद के स्तर पर, खंड के स्तर पर, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर इसको देख सकता है, अपनी मॉनिटरिंग स्वयं कर सकता है। इसका उद्देश्य ये है कि हम सबको एम्पावर करें, सबके हाथ में डेटा, अपनी मॉनिटरिंग स्वयं करें। और और मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में ऐसे डैशबोर्ड बनते हैं, पर इस समय जो उत्तर प्रदेश में डैशबोर्ड है निपुण का, वो सबसे उत्तम और सबसे बेहतर डैशबोर्ड पूरे देश में है। और इसी डैशबोर्ड के आधार पर लखनऊ में एक विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना करी गई है, जहाँ पे लगातार इन आंकड़ों की मॉनिटरिंग होती है। अगर कहीं फीडबैक लेने की जरूरत है, कहीं पे कुछ फीडबैक देने की जरूरत है, कहीं पे कोई समस्या आ रही है, अधिकारी को कॉल करने की आवश्यकता है, टीचर को कॉल करने की आवश्यकता है, वो सब इस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से हो रहा है। और कोई भी फील्ड के अधिकारी, कोई भी मेंटर, कोई भी अध्यापक इस पे कॉल करके अपनी समस्या का भी निराकरण कर सकते हैं। ऐसे विद्या समीक्षा केंद्र लखनऊ में आज की तारीख में है। और जितने भी संस्था के लोग यहाँ पे आज आए हैं, जो अन्य राज्यों में भी काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि जरूर जाके वापस जाने से पहले एक बार विद्या समीक्षा केंद्र को देख कर जाए कि वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था चल रही है। और मॉनिटरिंग की तीसरी कड़ी है समीक्षा बैठकें हर स्तर पर उसी डैशबोर्ड के आधार पर। तो जनपद के स्तर पर, खंड के स्तर पर, राज्य के स्तर पर उसी डैशबोर्ड से समीक्षा बैठकें भी चल रही हैं। तो ये 5 बिंदु, लक्ष्य की स्पष्टता, लक्ष्य तक पहुंचने की व्यवस्था, बच्चा निपुण है या नहीं उसको जानने के लिए तंत्र, एक थर्मामीटर, प्रोत्साहन और सम्मान का एक जरिया,
और एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था, यही रूपरेखा है जिसके तहत निपुण का काम चल रहा है। और आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि कुछ चीजें इसमें और जुड़ेंगी। एक सोच चल रही है कि क्या प्रत्येक जनपद पर 2 युवा पूर्णकालिक युवा दिए जा सकते हैं जो जनपद का सहयोग करें निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मुख्यमंत्री निपुण भारत सहयोगी के तौर पर चर्चा चल रही है इस चीज पर। ऐसे ही आज जितने भी ARPs ने अपने अपने विद्यालय चिन्हित करे हैं 10-10, और जो शिक्षक संकुल विद्यालय हैं उनको पहले जो है प्राथमिकता देकर और उस पर जोर लगाकर उनको निपुण विद्यालय बनाया जाए। इसी प्रकार से अगर एक खंड में बहुत सारे विद्यालय, सभी विद्यालय निपुण हो जाते हैं तो खंड भी अपने आप को नॉमिनेट कर पाए और वहां पे आके आंकलन से निपुण खंड का जरिया उसको निपुण खंड की तरह प्रोत्साहन मिले, सम्मान हो। इस तरह की कई चीजें और आने वाले महीनों में जो है ऐड होंगी पूरी रूपरेखा में। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर हम सब लोग जो हमने संकल्प किया उस पर लगे रहें, प्रयास करते रहें, जुटे रहें, तो इसी एकेडमिक सत्र के अंदर हमें दसियों हजार निपुण विद्यालय हमारे बन पाएंगे, कुछ निपुण खंड बन पाएंगे और फिर एक ऊर्जा, एक आत्मविश्वास हम सब में और ज्यादा बढ़ेगा कि जो शपथ हमने ली है, जो लक्ष्य हमने रखा है कि 2026-27 तक पूरे प्रदेश को निपुण बनाना है, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे। इसी संकल्प के साथ और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और जैसे विजय जी ने जो है थोड़ा समा बांधा, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा मेरे पीछे एक बार 3 बार दोहराएं, हम बनाएंगे निपुण प्रदेश, हम बनाएंगे निपुण प्रदेश, हम बनाएंगे निपुण प्रदेश।